तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आज हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और हमारी जलवायु जो है, यानी हमारा जो क्लाइमेट है, उसमें होने वाले बदलावों को पढ़ना है अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, यानी इंडिया को कंसीडर करते हुए। इंडिया को अगर हम देखें, हमारे देश को, तो हमारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है, हमें कितनी नीड है, और हमारे यहाँ कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, हमारे देश में कौन कौन सी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करेंगे, कैसे हम उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करेंगे, उन चैलेंजेस से कैसे हम कम ओवर होंगे। तो ऐसी सारी जो जितनी भी हमारे देश की जो पर्यावरणीय संबंधी चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए फिर कैसे उनका समाधान किया जाए, और फिर किस तरह से हम अपने कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करते हुए जो है अपना डेवलपमेंट कर सकें, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकें। हमारा इन्वायरमेंट किस तरह से, इंडिया का इन्वायरमेंट किस तरह से जो है प्रिजर्व रहे, सेफ रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे, हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारे रिसोर्सेज लंबे वक्त तक बरकरार रहें। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आज हम लोग अपने देश के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर्स में जब हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई की थी, तो वहाँ पर मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लोबली आपको बताया था। मतलब उसको हमने पूरे ग्लोब, थ्रू आउट द ग्लोब, यानी पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि कितनी नीड है और क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को अपने फ्यूचर्स के लिए बचा के रखें और खुद भी उसको यूटिलाइज करते हुए अपने फ्यूचर्स के लिए भी बचा पाएँ। तो ये चीज़ हमने उसको बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। लेकिन आज इस लेक्चर में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्पेसिफिकली अपने देश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। और इसकी नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपके ऑनलाइन पोर्टल पे प्रोवाइड करवा ही दूंगा। वहां से आप उसको लेकर अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर लेंगे और बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश की 5 इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, 5 की इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो है वो आपको पता होनी चाहिए। यानी हमारे देश भारत में 5 मुख्य पर्यावरणीय संबंधी या पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हैं। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पर्यावरण से संबंधित है हमारे देश में, और वो कितनी हैं? 5 हैं, टोटल 5 हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली क्लाइमेट चेंज। हमारी कंट्री में क्लाइमेट चेंज ये सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल चैलेंज है हमारे लिए, सबसे प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी, नंबर 2 क्या है? फूड सिक्योरिटी। नंबर 3 क्या है? वाटर सिक्योरिटी। हम सबको पता है हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में पानी का जो लेवल है, जो पीने वाला पानी है, जो ज़मीन के अंदर पानी पाया जाता है, वो पानी जो है काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? चैलेंज है। और उसके बाद नंबर 4 एनर्जी सिक्योरिटी एंड नंबर 5 मैनेजमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। आपको याद कर लेना है, ये हमारे देश की 5 प्रमुख इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं। 5 की इन्वायरमेंटल challenges in India. Number 1 is climate change. Number 2 is food security. Number 3 is water security. Number 4 is energy security. And number 5 is management of urbanization. ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमें हमारे देश में ये जो 5 प्रकार की चुनौतियां हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई, हम इन चुनौतियों को कैसे इनसे निपटे, हम कैसे जो है तमाम रणनीतियाँ और तमाम स्ट्रेटजी, तमाम प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ बनाकर इन जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं जो स्पेसिफिकली हमारे देश के लिए हैं, तो इन चैलेंजेस को हम कैसे इनका समाधान करें, इनको कैसे ख़त्म करें। ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आज हमें इस लेक्चर में जाननी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इन 5 इन्वायरमेंटल की चैलेंज का नाम याद कर लेंगे। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया में 5 की इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो आपको यही केवल इन 5 का नाम लिखना होता है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको ये 5 याद होने चाहिए। ये हमारी कंट्री के
5 प्रमुख पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। हमारी कंट्री में क्लाइमेट का जो चेंज होना है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैलेंज है हम लोगों के लिए। हमारे देश में हमारी जो देश की जलवायु है बहुत तेज़ी से बदल रही है। बिना मौसम के बारिश होती है, बिना मौसम के सूखा पड़ता है, ठंडी के मौसम में जो है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो हमारी कंट्री में जो क्लाइमेट का पैटर्न है ना वो चेंज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उससे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट होता है, उससे हमारा ओवरऑल पूरा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होता है। तो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए जो है उसका एक एडवर्स इफेक्ट, उसका एक प्रतिकूल प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे पूरे पारितंत्र इकोसिस्टम के ऊपर पड़ता है, हमारी खेती के ऊपर तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप जानते हो ना कि जब हम फसलों को ग्रो करवाते हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, तो बिना मौसम बारिश हो जाती है तो फसलें हमारी बर्बाद होना चालू हो जाती हैं। बिना मौसम ओले पाले ये सब गिरने लगते हैं तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, या फिर बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाने से हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये जो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ये कहाँ से आई हैं? तो ये आई हैं क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जलवायु में बदलाव होने की वजह से। तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसको हमें आगे फ्यूचर में फेस करना, अभी से हम फेस कर रहे हैं और आगे चलकर हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ ऐसी तकनीकें, कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि हम जो है क्लाइमेट चेंज को जो है फेस कर सकें, ऐसी चुनौतियों से हम निपट सकें। ठीक है ना। हमारा एग्रीकल्चर इससे अफेक्ट ना हो, हमारी हेल्थ इससे अफेक्ट ना हो, हमारा ओवरऑल इकोसिस्टम इससे अफेक्ट ना हो, हमारे रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उस पर इनका गलत प्रभाव या दुष्प्रभाव ना पड़े। समझ गए ना बात। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करता है और ये पूरी तरह से हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो खेती है, उस पर इसका एक जो है विपरीत, एक इसका एडवर्स इफेक्ट, एक इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक असर इसका पड़ता है। खेती पूरी तरह से तबाह हो जाती है अगर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होने लगता है तो, बिना मौसम के बारिश होने लगती है तो, बिना मौसम के गर्मी पड़ने लगती है, बिना मौसम के बहुत ज़्यादा ठंडी आने लगती है तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए और इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हमारी खेती को पड़ता है और पूरे नेचुरल इकोसिस्टम को पड़ता है। स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर स्टोरेज है हिमालयन ट्रैक में, जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, यानी जो हिमालय हमारा है उसके पास जो ऊपर जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी जो पहाड़ हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं ना, वो उस पर इस क्लाइमेट चेंज का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं। उनकी पिघलने से क्या हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स जो हैं ये बहुत सारी नदियों और हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है उसको रिचार्ज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक तरह से सोर्स है वो यही है। समझ में आ रही बात ना। ये जो हिमालय पहाड़ है इसके ऊपर जो है बहुत सारी बर्फ़ की बड़ी बड़ी चोटियां हैं, वहाँ पे बहुत सारा बर्फ़, बहुत सारे ग्लेशियर, मतलब बहुत सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा है और वही पानी हमारी नदियों में आता है। वही पानी दरअसल हमारी नदियों में जो पानी है उसका स्रोत है और इसी तरीके से जो है जो ज़मीन के अंदर पीने वाला पानी होता है, जो अंदर होता है वाटर टेबल में, वो पानी भी जो है जब ख़त्म होने लगता है तो वापस से ज़मीन के अंदर पानी को रिचार्ज करने का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो यही है। कौन? ये जो ग्लेशियर्स हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जब जलवायु बदल रही है, तो जलवायु के बदलने से हो क्या रहा है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, ये पिघल रही हैं और इनके पिघलने से एक एडवर्स इफेक्ट क्या क्रिएट हो रहा है कि नदियों में वाटर लेवल बढ़ रहा है। जब नदियों में बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ने लगेगा तो उससे क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज़ होंगे, जो आसपास के शहर होंगे, वो सब डूबने लगेंगे, तो उससे बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगेगा।
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो हिमालयन क्योंकि हम अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आज पढ़ रहे हैं इसको, तो हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बहुत सारी रिवर्स के लिए। हमारे देश में बहुत सारी नदियों में जो पानी आता है वो वहीं से आता है, और साथ साथ हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो भी उसी सोर्स से होता है। उसके लिए भी जो है ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो भी वहीं से, दरअसल उसका जो ग्लेशियर्स है वही उसके भी सोर्स होते हैं, वहीं से पानी वापस से रिचार्ज होता है और पानी ज़मीन के अंदर मेंटेन रहता है पीने वाला। सिंस क्लाइमेट चेंज जो होता है वो इंडिया के फूड और साथ साथ जो वाटर सिक्योरिटी है उसको भी इम्पैक्ट करता है। यानी जलवायु परिवर्तन हमारे देश में जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, यानी जिसको हम बोलते हैं नहीं है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, इसी तरह से जो वाटर सिक्योरिटी है, जल सुरक्षा है, इन दोनों पर भी क्लाइमेट का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचिए, जब जलवायु बदलेगी तो इससे कृषि पर असर पड़ेगा, कृषि यानी एग्रीकल्चर पे जब इसका असर पड़ेगा, फसल का उत्पादन नहीं होगा तो उससे फिर क्या होगा, उससे फिर भोजन की कमी हो जाएगी, उससे अनाज नहीं आएगा, फिर अन्न और अनाज और इन सब चीज़ों पर भी इसकी भी स्कार्सिटी या इसकी भी कमी होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं जलवायु का परिवर्तन होना जो है वो हमारी खेती पर जो है उसका नकारात्मक असर पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और अल्टीमेटली जब खेती हमारी उससे प्रभावित होगी तो फिर हमारा जो फूड है, जो हम इंसान जो भोजन को लेते हैं, हमारे वो जो भोजन के रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। तो फूड सिक्योरिटी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल की चैलेंज है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ है फूड सिक्योरिटी, ये भी क्लाइमेट से ही जो है रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे फूड सिक्योरिटी पर भी असर पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। इसमें साथ ही साथ जो है जो क्लाइमेट चेंज होता है वो हम इंसानों की जो हेल्थ होती है, यानी जलवायु में परिवर्तन की वजह से जो हम ह्यूमन की हेल्थ होती है, हमारा जो एग्रीकल्चर होता है, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, इन सब चीज़ों पर भी क्लाइमेट चेंज का अफेक्ट या उसका असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव उसका अफेक्ट पड़ेगा। आपको समझ में आ रही है ना बात। ये चीज़ मैंने क्या बताया आपको कि क्लाइमेट चेंज जो है वो असर डालेगा कहाँ कहाँ, पूरे इंडिया के फूड और वाटर सिक्योरिटी पर, साथ ही साथ जो है ह्यूमन हेल्थ पर, साथ ही साथ एग्रीकल्चर पे तो डालेगा, हमारे वाटर रिसोर्सेज पे भी डालेगा असर, और साथ साथ नेचुरल हमारा इकोसिस्टम और हमारी जैव विविधता यानी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा, जलवायु में परिवर्तन का असर पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो अब देखो ये जो वाटर सिक्योरिटी की बात जैसे कि यहाँ पे की जा रही है, तो वाटर सिक्योरिटी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जल बचाना बहुत ज़रूरी है, पानी को बचाना, पानी को सेव करना, वाटर को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट। सेव वाटर स्लोगन आता है, क्यों आता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो पीने वाला पानी है जो बहुत कम है और वो पानी बहुत तेज़ी से घट रहा है। पानी जो है ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल है बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे स्टेट्स में पानी नहीं आता अब हैंडपम्प में, और बहुत ज़्यादा हैवी मोटर्स लगाने होते हैं तो भी पानी नहीं निकाल पाते लोग, पानी नहीं चढ़ पाता है। तो ऐसी जो क्राइसिस, जो वाटर क्राइसिस आ गई है, ये वाटर क्राइसिस कहाँ से आई है, ये कहाँ से क्रिएट हुई। एक तो हम इंसानों ने भी बहुत ज़्यादा पानी को कहीं ना कहीं बर्बाद किया है, हमारी भी आदतें ऐसी हैं जो अब तक रही है कि हमने पानी को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, ओवर कंज्यूम किया, ओवर यूटिलाइज़ किया, बर्बाद किया। पानी कहीं नल कहीं पे खुली हुई है तो वैसे ही खुली रहती है, हम अक्सर देखते हैं और वहाँ से गुजर जाते हैं, हम उसको बंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लापरवाही उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। तो हम जल को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जल को बचा नहीं पा रहे हैं, और साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो भी कहीं ना कहीं जो है, जो हमारी जलवायु है देश की, वो भी कहीं ना कहीं जो क्योंकि वो बदल रही है तो उसका भी एक नकारात्मक असर पड़ रहा है, उसके भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है वाटर क्राइसिस क्रिएट हो रही है, जैसे फूड की क्राइसिस क्रिएट हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमको वाटर सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है, और हमें जो पानी है ज़मीन के अंदर पीने वाला, उस पानी को वापस से जो है उसको रिजुमिनेट करना है, उसको रिचार्ज करना है, ठीक है ना, उसको वापस से रिक्रिएट करना है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि ऊर्जा सुरक्षा का मतलब कि हमारे जितने भी काम होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हुई, चाहे वो पेट्रोलियम हुआ, चाहे वो किसी भी और तरह की फॉर्म में एनर्जी हुई। तो ये कहीं ना कहीं जो एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज भी नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं, चाहे पानी जो है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है,
आजकल हाइड्रोलिक एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इसके अलावा साथ ही साथ जो है आपका जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ये भी कहीं ना कहीं जो है पानी से ही क्रिएट होती है, आप सबको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे असर पड़ेगा तो उससे हमको एनर्जी क्राइसिस भी झेलनी पड़ेगी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? प्रबंधन। मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रबंधन, रख रखाव, मेंटेन करना। ऑफ अर्बनाइजेशन का मतलब, अर्बन मतलब होता है शहर, सिटी। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में शहरीकरण। तो शहरीकरण का प्रबंधन, हमें ठीक तरह से शहरों को बसाना है, हमें प्रॉपर पॉलिसीज़ और अच्छी तरह से प्रोग्राम, अच्छी तरह से स्ट्रेटजीज बनाकर शहरों को बसाना है, ताकि जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है वो सस्टेन तरीके से हो सके, सस्टेन मैनर में हो सके। ठीक है ना। साथ ही साथ जो है क्लाइमेट पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़े। जितने शहर हैं वहाँ की जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चाहे आप दिल्ली की बात करिए, चाहे आप मुंबई की बात करिए, चाहे आप कोलकाता की बात करिए, चाहे जितने भी जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया में, उन सारे शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो गया है, बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा जो है एयर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है। तो क्योंकि एक अनमैनर्ड तरीके से जो है क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, अनमैनर्ड तरीके से बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रॉपर स्ट्रेटजीज और प्रॉपर पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए जो है शहरीकरण होना चाहिए, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, शहरों को बनाना चाहिए, ताकि क्लाइमेट पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ताकि फूड सिक्योरिटी पर उसका निगेटिवली इम्पैक्ट ना पड़े, ताकि वाटर सिक्योरिटी पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें शहरों को बसाना और उसको जो है बनाना है। तो कहने का मतलब कि आज ये 5 जो प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियां हमारे देश में हैं, तो इन सारी चुनौतियों से हमें निपटना है, तभी हम जो है अच्छे तरीके से अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर की लाइफ को सेव कर पाएंगे और हमारी अर्थ का इकोसिस्टम और हमारा ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो सेफ बना रहेगा, हेल्दी बना रहेगा। स्टूडेंट्स, अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, ऐसी भी बात नहीं है कि केवल ये बात कर रहे हैं, इसको करना है। करेगा कौन? हम इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आज इस लेक्चर में बात कर रहे हैं, तो हमारे जो देश की सरकारें हैं उन सरकारों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, बहुत सारे नियम कानून बनाए हुए हैं, बहुत सारे लॉ बनाए हुए हैं। तो इन स्ट्रेटजीज़ और इन सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना। इनको अप्लाई किया जाता है जिससे जो है ताकि हम जो है इन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर सकें, इनसे हम निपट सकें। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कीम्स को ऑपरेट कर रही है पूरे देश के हर एक राज्य में। ठीक है ना। और ये जो स्कीम्स या ये जो प्रोग्राम होते हैं ये कहीं ना कहीं जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड लिवलीहुड को प्रमोट करते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, देखो हमारे देश की जो आबादी है ना वो मैक्सिमम 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, कृषि प्रधान देश है हमारा, है। हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की क्या करती है? खेती करती है। तो हमें उनका जो लिवलीहुड है, यानी जो उनकी जो कहते हैं ना जीविकोपार्जन है, तो उनके जीविकोपार्जन को जो है नॉन टिम्बर, इस तरह से आप कह सकते हैं कि नॉन टिम्बर प्रॉफिट या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जीविकोपार्जन उनका करना है। मतलब वो जंगलों पर डिपेंड रहे लेकिन जंगलों को बर्बाद ना करें। ठीक है ना। जंगलों से रिसोर्सेस को लें लेकिन इतना ना लें कि जंगल ही ख़त्म हो जाए, पेड़ ही ख़त्म हो जाए, इन्वायरमेंट ही उससे जो है बिगड़ जाए, इकोसिस्टम ही डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश की पॉपुलेशन, क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है, हमारे देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ 50% से ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। तो इसलिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो कृषि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जैविक खेती। जैविक खेती क्या होती है? हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे जैव उर्वरक आ गए हैं जिनकी खोज हुई है, साइंटिस्टों ने बताया है कि हमें अपनी खेती में बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चाहिए।
हमें केमिकल फर्टिलाइज़र को नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। इससे हमारी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी ईल्ड तो बढ़ेगी, साथ साथ हमारी जो सॉइल है, जो खेत की मिट्टी है, वो भी जो है हेल्दी बनी रहेगी और साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। हम ह्यूमंस जो हम उन फसलों को, उन सब्जियों को खाते हैं, हमारी हेल्थ पर भी किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमको भी कोई बीमारी नहीं होगी। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फार्मिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम अपने यहाँ बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हो गए, बहुत सारे और केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, यूरिया हो गया और तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने खेतों में ताकि पैदावार हमारी फसलों की बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये केमिकल फर्टिलाइज़र हमारी हेल्थ पर भी इनका एक नकारात्मक, एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और साथ ही साथ जो है हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इससे क्या होती है, अफेक्ट होती है। हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो घटती है, सॉइल जो होती है वो स्टेराइल होती चली जाती है, फर्टिलिटी उसकी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है और उसको एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। और उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक खेती करो, बायो फर्टिलाइजर यूज़ करो। बायो फर्टिलाइजर का मतलब जैसे बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं, वो बायो फर्टिलाइजर होती हैं, वो जैव उर्वरक का काम करती हैं। आपको केमिकल फर्टिलाइजर जानने की जरूरत नहीं है, आप बायो फर्टिलाइजर यूज़ करिए और उससे आपके खेत में फसल की उत्पादन भी बढ़ेगा, खेत की मिट्टी भी आपकी जो है और ज़्यादा उर्वरक बनी रहेगी और आपके हेल्थ पर भी किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और साथ साथ इन्वायरमेंट पे भी किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सब हेल्दी रहेंगे, सब लोग अच्छे रहेंगे। तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। इसी तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो लो केमिकल बेस हो जाए। वही बात हुई कि हम अपनी खेती में कम से कम रसायनों का उपयोग करें, हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। जितने भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हमें कुछ और विकल्प, कुछ और तकनीकों को हमारे साइंटिस्ट बना भी रहे हैं। ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स को बनाया जा रहा है ताकि आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को न डालना पड़े। हम जीएमओ बेस्ड क्रॉप बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं, बीटी क्रॉप्स हमने बना लिए, बहुत सारी बीटी क्रॉप्स बनाई। आपको पता होगा, नहीं पता है तो किसी दिन उसका लेक्चर आएगा उस टॉपिक पे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने बीटी क्रॉप्स बनाई है बहुत सारी, यानी जीएमओ क्रॉप बनाई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, इंटरनली पेस्ट रेजिस्टेंस हैं, उनके ऊपर आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें लो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को जो है एक तरह से अडॉप्ट करना है। हमें कम रसायन वाली खेती करनी है। जितना हम कम रसायन वाली खेती करेंगे, खेती में हम जितना कम रसायन का प्रयोग करेंगे, कम केमिकल यूज़ करेंगे, उतना ही हमारा इन्वायरमेंट की हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहेगी। हमारी मिट्टी की हेल्थ, जो खेत की मिट्टी उसकी हेल्थ अच्छी बने और हमारी हेल्थ भी उससे अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये भी करना रहेगा। साथ ही साथ हमें सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाई है जिससे खेत की मिट्टी की जो उसकी हेल्थ है वो भी क्या रहे, अच्छी बनी रहे। तो कहीं ना कहीं सॉइल की हेल्थ को भी बढ़ावा देना है, सॉइल की फर्टिलिटी यानी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको भी बढ़ाने की जो है उसको भी इंक्रीज करना है। तो ऐसे भी स्ट्रेटजीज और ऐसी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं। ठीक है ना। हमें सस्टेन एग्रीकल्चर बेस्ड लिवलीहुड करना है, यानी हमें अपने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाले मैनर से जो है आगे करना है ताकि हम अपना जीविकोपार्जन उससे कर सकें, हम उस पर निर्भर रहें और हमें किसी तरह का कोई उससे नुकसान ना हो, किसी तरह कोई प्रॉफिट, किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो, चाहे वो हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट से देखें या फिर हम जो है अपने जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा क्लाइमेट है उसके हम अगर कॉन्टेक्स्ट से देखें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये करना है। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं वो पूरी तरह से मदद करती है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल मैनर में कैसे यूटिलाइज किया जाए। ये जितनी भी स्कीम्स हैं, अभी मैं कुछ स्कीम्स के आपको नाम भी बताऊंगा। तो ये जो सरकार ने जो स्कीम्स लगाई हैं, बनाई हैं, ये स्कीम इसीलिए बनाई गई है ताकि हम किस तरह से जो है अपनी रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइज करें। सस्टेनेबल मैनर मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखें, हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। ये सारी स्कीम्स इसीलिए बनाई गई। अब ऐसी कुछ स्कीम्स का मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम बनाई है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट नाम का एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, जंगलों से जुड़ा है, जंगलों की सुरक्षा के लिए।
इको लेबलिंग और एनर्जी इफिशियंसी लेबलिंग आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं ताकि जो भी कंपनियां कोई भी ऐसा उत्पाद बनाए तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है ना, वो बायोडिग्रेडेबल हो, वो आसानी से वापस से ख़त्म हो जाए। जैसे पॉलीथीन जो है वो नहीं है, पॉलीथीन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन को ज़मीन के अंदर अगर फेंक दिया जाए, गाड़ दिया जाए तो वैसी की वैसी पड़ी रहती है कई सालों तक, बहुत सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। तो हमें पॉलीथीन पे बैन करना चाहिए, प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ऐसी चीज़ों को बनाना है जो इको फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंट में उसका कोई नकारात्मक असर ना पड़े, वो ख़त्म हो जाए, फिर से डिग्रेड हो जाए, टूट के ख़त्म हो जाए, ठीक है, डिसअपियर हो जाए। पॉलीथीन नहीं होती, इसलिए पॉलीथीन को गवर्नमेंट कहती है कि पॉलीथीन को आप यूटिलाइज मत करिए, पॉलीथीन को यूज़ मत करिए, ठीक है ना। इसी तरह से जो है एनर्जी इफिशियंसी लेबलिंग होती है। हम सब लोगों के घरों में फ्रिज होती है, टीवी होती है, एसी होती है, इन सब पे देखिए आप 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार की लेबलिंग होती है। 5 स्टार कोई हम फ्रिज लेके आते हैं तो उस पर 5 स्टार्स बने होते हैं, तो वो 5 स्टार्स क्या बताते हैं कि ये जो हमारी फ्रिज है ये बहुत कम पावर कंज्यूम करती है, ये कम लाइट खाती है, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है, एनर्जी कम यूज़ हो रही है, लाइट कम यूज़ हो रही है। तो ये जो एनर्जी इफिशियंसी लेबलिंग है ये भी एक तरह का गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम, एक स्कीम है। तो ये सब कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही फॉलो करते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ही ये सारे काम गवर्नमेंट ने किए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका जो है फ्यूल इफिशियंसी स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना, और साथ साथ जो है आपका ग्रीन रेटिंग हो गया फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट, कोस्टल जोन रेगुलेशन। तो ये सब सरकार की स्कीम या पॉलिसीज़ हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करवाने के लिए, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को सस्टेन कराने के लिए बनाई गई हैं और इनको अप्लाई किया गया है पूरी कंट्री के हर एक स्टेट्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ जो होती है अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप उसको 2 बार 3 बार लेक्चर को रिवाइज ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अक्सर एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कम से कम 2 बार उसको रिवीजन करना पड़ता, तो आप भी 2 बार रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ जो बोर्ड पे लिखा है इसको बहुत अच्छे से आप पांचों जो 5 की चैलेंजेस हैं इंडिया में, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपसे बाद में पूछा भी जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी और लेक्चर के साथ फिर से आते हैं, फिर से आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।